नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ कि कल फिर से केंद्र सरकार के साथ किसानों की अगली बैठक होने जा रही है। इस अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद है, ये सरकार कह रही है। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अब हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है और कल की मीटिंग में बात समाधान की ओर बढ़ेगी। हालांकि किसानों की ओर से आज क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना काफी अहम है, क्योंकि किसानों के आज के फैसले पर ही कल की मीटिंग की जो दिशा और दशा है वो तय होगी। तो किसान क्या केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं या फिर इसमें कुछ और बदलाव करने की बात करते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि समय अवधि बढ़ाई भी जा सकती है अगर किसान इस बात पर राजी होते हैं। तो क्या किसान समय को लेकर कोई बातचीत करते हैं, समय अवधि बढ़ाने की बात करते हैं या फिर इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं, ये फिलहाल किसानों की ओर से आज बड़ा मंथन किया जाएगा। तो अब तक की मीटिंगों में सबसे बड़ा प्रस्ताव जो आज मंथन जिस पर होने जा रहा है वो कल केंद्र की ओर से दिया गया। सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर किसानों की ओर से पहले पंजाब के संगठन मंथन करेंगे और उसके बाद संयुक्त मोर्चा की ओर से मंथन किया जाएगा। लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ सरकार है कोई फर्क पिया करती। तो किसानों की ओर से आज मंथन किया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान क्या फैसला लेते हैं ये देखना काफी अहम है। तो वहीं तैयारियां ट्रैक्टर परेड को लेकर हो रही हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले पर बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि दिल्ली पुलिस की ही इस पर इजाजत हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर फैसला दिल्ली पुलिस ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर दखल देने से इनकार कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह कानून व्यवस्था का मसला है, इसीलिए फैसला भी पुलिस ही ले। चीफ जस्टिस ने कहा, किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। ये पुलिस को तय करना है। आपके पास इस मसले से निपटने का पूरा अधिकार है, इसीलिए अपनी याचिका को वापस ले लें। हालांकि शांति व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की, जिस पर किसान संगठनों की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हम अपनी ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे।
इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दें। एक अदालत के तौर पर हम अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। खास तौर पर 26 जनवरी को देश के किसान जो ट्रैक्टर रैली के द्वारा दिल्ली में अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं और 26 जनवरी मनाना चाहते हैं, उसके बारे में अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली ना आए अंदर। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। बुधवार की सुनवाई का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी को लेकर था, जिसमें अदालत ने समिति को लेकर की जा रही बयानबाजी और उसके सदस्यों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बेहद कड़े लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अगर आप समिति के सामने हाजिर नहीं होना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह से लोगों को बदनाम नहीं कर सकते और ना ही उन पर और अदालत पर संदेह कर सकते हैं। अगर आप पेश नहीं होना चाहते हैं तो पेश ना हो। आपको इस तरह लोगों को ब्रांड करने की क्या जरूरत है? आप इस तरह लोगों की प्रतिष्ठा के साथ कैसे खेल सकते हैं? समिति के सदस्यों को पक्षपाती कहे जाने पर भी हमें गंभीर आपत्ति है। दरअसल कमेटी के सदस्यों पर इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि वो पहले ही कृषि कानूनों के हक में बयान दे चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अलग अलग संदर्भों में राय जाहिर करने का मतलब अयोग्यता नहीं है। जज भी सुनवाई के दौरान विचार व्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान पहले ही अलग हो चुके हैं, जिसके बाद सदस्यों की संख्या 4 की बजाय 3 है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति और किसान महापंचायत की तरफ से कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई, लेकिन नए सदस्यों के साथ इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके आवेदन का आधार ये है कि सभी 4 लोग अयोग्य हैं। आप इस नतीजे पर कैसे आए? वो कृषि के क्षेत्र में शानदार दिमाग वाले हैं, वो विशेषज्ञ हैं। आप उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हर जज और वकील ने अतीत में कुछ विचार व्यक्त किए हैं और अब आप कुछ अलग कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि लोग विरोधाभासी दृष्टिकोण को सुनने के बाद अपनी राय बदलते हैं? समिति के पुनर्गठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है, मगर साथ में यह भी दोहरा दिया है कि कमेटी के पास किसी भी तरीके के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इसीलिए उसे लेकर शक जाहिर करना ठीक नहीं, क्योंकि कमेटी जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पहुंचेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करते हैं हिमाचल के पंचायत चुनाव की, जिसका आज तीसरा और आखिरी चरण है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर की 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी। 1017 पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। 235 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान होगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों का मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। और आज तीसरे और आखिरी चरण की जो वोटिंग होने जा रही है, अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो प्रदेश भर में 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी और 1017 पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे। 235 जिला परिषद सदस्य जो हैं उनके लिए मतदान हो रहे हैं। तो आज तीसरा और आखिरी चरण, कैसा माहौल है फिलहाल वोटिंग को लेकर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं मतदान केंद्रों पर? शिमला से रणबीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं और विचित्र शर्मा धर्मशाला से। तो रणबीर, फिलहाल आज तीसरा और आखिरी चरण है छोटी सरकार के लिए वोटिंग का, तो कैसा माहौल है? अभी हम जो है शिमला की 40 पंचायत में खड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि जो वोटिंग है 8 बजे शुरू होगी, लेकिन पोलिंग पार्टियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पंचायत प्रधान के चुनाव नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि जो रोस्टर को चैलेंज किया था यहाँ पर 2-3 स्थानों पर, उस पर जो है स्टे लगा हुआ है। हालांकि रोस्टर में हाईकोर्ट ने बदलाव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो जिला परिषद और बीडीसी जो सदस्य हैं उनके लिए जो है वोट डाले जाएंगे। एक और अच्छी बात पंचायत की ये है कि यहाँ पर जो वार्ड मेंबर हैं वो जो है निर्विरोध चुने गए हैं। उपप्रधान भी यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि वो निर्विरोध चुने गए हैं। और कुल मिलाकर अभी जिस तरह से यहाँ पर ठंड देखी जा रही है, हालांकि मतदाता तो कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। पोलिंग पार्टियों ने जिस तरह की तैयारी करनी होती है सुबह के समय, वो तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है उनके आने का भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधान पद के लिए जो है वोटिंग नहीं हो रही है, स्टे लगा हुआ है। यहाँ पर जो है तारीखें अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में जो है वोट डाले जाने हैं। तो अपनी सरकार चुनने के लिए अलग अलग जगहों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उत्साह और उमंग जो है बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह तो से फिलहाल ये भी उत्साह है तो देखने को मिल रहा है। कितने फीसद आज वोटिंग होती है, कितने लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा। विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, इस वक्त कहां पे खड़े हैं आप और किस तरह की तैयारियां मतदान केंद्रों पर की गई हैं, क्योंकि आज तीसरा और आखिरी चरण है? बिल्कुल आपने सही कहा अमृता। आज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं उसका तीसरा और आखिरी दिन है। और आखिरी दिन जो है आज हम लोग रैत ब्लॉक की बसनूर पंचायत में खड़े हैं। मैं सीधी तस्वीरें भी साझा अपने दर्शकों के साथ करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कैमरामैन से कहूँगा कि आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जो वो सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि बीते कल से ही इन लोगों ने यहाँ पर आकर जो है अपनी व्यवस्था जो भी थी यहाँ पर उनका जायजा लिया। पोलिंग पार्टी जो है बीती रात से ही यहाँ पर आकर जो है वो डट चुकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है वो आज तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर मतदान भी अमृत शुरू हो जाएगा। और 8 बजे से मतदान शुरू होगा और ये शाम के 5 बजे तक चलेगा। हालांकि 4 बजे तक ही आम लोगों के लिए यहाँ पर मतदान होगा। उसके बाद जो है जो अगर कोई कोरोना संक्रमित कोई शख्स है तो वो आकर जो है यहाँ पर अपना मतदान कर सकता है। लेकिन मैं बड़ी बात का ध्यान जो है अपने दर्शकों का भी और आपका भी इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बार बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस तरह अगर जिला प्रशासन कांगड़ा की बात की जाए तो आज यहाँ पर जैसे कि 264 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पूरे प्रदेश भर में 814 पंचायतें जो वो कांगड़ा जिला की सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। और बड़ी बात यह है कि जो सबसे दुर्गम पंचायत है बड़ा भंगाल, वो भी जो है वो कांगड़ा में ही पड़ती है अमृत। वहां पर महज 25 वोटर्स हैं, जबकि जो बाकी के वोटर्स हैं जिस तरह से 439 के जो वोटर्स हैं उनको बैजनाथ के बीड़ में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर भी एक बूथ लगा है। लेकिन जो 25 वोटर्स हैं, जो कि मैं हैरत की बात यहां पर जताना चाह रहा हूं, जो 25 वोटर्स हैं उनके लिए बाकायदा बड़े इंतजाम जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए थे। हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा गया था। खुद यहाँ के जो जिलाधीश राकेश प्रजापति, उनकी अगुवाई में हेलीकॉप्टर वहां पर गया था। लेकिन 4 से 5 फीट बर्फबारी होने की वजह से जो है उन 25 वोटर्स तक जो है ये पोलिंग पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि हजारों वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से लापता है, गायब है। और उनकी ओर से बाकायदा कोर्ट में भी दस्तक दी गई थी, उनकी ओर से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ भी दस्तक दी गई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंत तक जो है वो ये सोल्यूशन नहीं निकाला गया, ये हल नहीं निकाला गया कि हजारों वोटर जो वंचित रह गए हैं वो वोट किस तरह से डाल सकते हैं। हालांकि उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जा सकता था। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर शख्स जो है वो उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम जो है ये सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर पाया। हालांकि उनकी ओर से एक बात ये कह दी गई कि बाकायदा एक वक्त रहता है, 23 दिसंबर तक अगर अंतिम दिन था तब तक इन लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए था। लेकिन उसमें हैरत की बात यह है कि उस सॉफ्टवेयर की जो बात की जा रही है, वो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी जो हुई है वो उनकी ओर से, उनके एंड से ही हुई है। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने करी है। और जिन लोगों ने पहले ही जो आम चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पहले पंचायत के चुनाव हुए, उनमें वोट डाला था। लेकिन इस बार जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब था। कई लोग जो है वो नॉमिनेशन भरने गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि वो पहले कई मर्तबा जो है वो चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं। बड़ी हैरत की बात तो यहां तक ये भी है कि जो खुद काबीना मिनिस्टर रह चुके हैं सुधीर शर्मा, उनका नाम तक जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं था। हालांकि उनकी ओर से जो ये शिकायत की गई है, अपील की गई है और जिला प्रशासन उसकी इंक्वायरी भी बिठा चुका है। लेकिन हैरत ही बात की है कि जहां 25 लोगों के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर भेजते हैं, इतना खर्चा करते हैं, पहुंच नहीं पाते, वो दूसरी बात है। लेकिन वो वोटर जो कि हजारों की संख्या में है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग उनके लिए कोई प्रावधान अंत तक नहीं कर पाया। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन जो है वो तो हालांकि जब भी चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो अक्सर देखने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने वोट के
जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उससे वंचित तो रह ही जाते हैं। शुक्रिया विचित्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। रणबीर, आपका भी शुक्रिया शिमला का हाल बताने के लिए। तो फिलहाल आज तीसरा और आखिरी चरण है पंचायत चुनाव का हिमाचल में। आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर की 1137 पंचायतों में वोटिंग होगी। 1017 पंचायत समिति और 235 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान होने जा रहा है। तो करनाल के वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पार्षद बलविंदर सिंह को रात के समय पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। बलविंदर सिंह पर नगर निगम के काम में बाधा डालने का आरोप है। तो वहीं देर रात बलविंदर सिंह के परिजन कभी एसपी तो कभी डीसी दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे ये लोग पार्षद बलविंदर सिंह के परिवार के हैं, जो बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल करनाल के बुड्ढाखेड़ा में जब नगर निगम का पीला पंजा चला तो बलविंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाने की कोशिश की। बलविंदर सिंह ने विरोध जताते हुए कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने कॉलोनी काटी, जिन्होंने मकान की रजिस्ट्री की, बिजली के मीटर लगाए, जिन्होंने अनाधिकृत तरीके से यह मकान बनाए हुए हैं। इसके दौरान बलविंदर सिंह और नगर निगम के अधिकारियों की तीखी तकरार भी हुई। तकरार के बाद बलविंदर सिंह ने अपनी तरफ से तो वहीं नगर निगम अधिकारी ने अपनी तरफ से पुलिस के पास शिकायतें दर्ज करवाई हैं। इसके बाद रात होते होते सीआईए की टीम ने पार्षद बलविंदर को घर से गिरफ्तार कर लिया। पार्षद के परिजनों का आरोप है कि घर में आकर पुलिस ने बदतमीजी भी की। मैं कहा नहीं, आप पहले मेरे को सर्च वारंट दिखाओ और फिर जितना मर्जी घर छान मारो। फिर जब उन्होंने पापा को पकड़ा, मैंने कहा बिना अरेस्ट वारंट के आप लेके नहीं जा सकते, आप हमें दिखाओ, बकायदा लेके जाओ। तो मैंने जस्ट ऐसे हाथ रखा था, इतना वो मेल पुलिस थी, फीमेल पुलिस तो आगे आई नहीं। मेल पुलिस जितनी थी ना, सारे के सारे ऊपर और पापा को कॉलर से पकड़ा और उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के पूरे मोड़ के धक्का मार के ये नीचे गिर गई, इसके ऊपर से लेके जा रहे हैं। और फीमेल पुलिस एक भी आगे नहीं आई, सारी मेल पुलिस थी। और पापा को बचा रहे थे, धक्के से इतनी गंदी तरह लेके गए। उन्होंने किसी का मर्डर थोड़ी करा था और ना उनके पास कोई अरेस्ट वारंट था ना कुछ। हम गाड़ी के आगे खड़े हैं तो वो कह रहे हैं बंदूक लेके कि साइड हो जाए तो गोली मार दूंगा। ऐसे सो रहे थे, जो भी हुआ दिन में, चलो जो भी हुआ, आप मीडिया भी सारी वही थी, कोई मीडिया वाले दूर नहीं थे, मीडिया ने सब कुछ वहाँ पे देखा। ठीक है, जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती की, धक्के मारे, हमारे कपड़े फाड़े, हम बता नहीं सकते उन्होंने कितने। उन्होंने शराब पी रखी थी। अपने साथी पार्षद के ऊपर कार्रवाई होते देख कई पार्षद एसपी से मुलाकात करने के लिए एसपी दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन अब कोर्ट में पेशी के बाद ही आगामी कार्रवाई की बात कही गई है। क्यों बनाया यह मकान, रजिस्ट्री कैसे हुई, मीटर बिल कैसे पास हुआ, तो वो भी अपने आप में सवाल ये तो सारा चीज संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बलविंदर दोषी है तो सबसे बड़े दोषी हैं ये अधिकारी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्षदों ने ये सवाल उठा दिए हैं कि मकान उन गरीब लोगों का ही क्यों गिरता है जो मेहनत से घर बनाते हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो अनधिकृत कॉलोनियां काटकर प्लाट बेचते हैं। उन अधिकारियों पर क्यों नहीं जो वहां पर रजिस्ट्री करवाते हैं, नक्शा पास करते हैं, इत्यादि इत्यादि। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। तो अगर आप दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम देखना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट में शुमार धर्मशाला आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बीते 10 महीने से बंद पड़े धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। महज 30 रुपए में आप न केवल दुनिया का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम देख पाएंगे, बल्कि कुदरत के द्वारा धर्मशाला को बख्शी गई हिमालय की दौलतधार रेंज की इस वक्त बर्फ से ढकी वादियों को भी निहार पाएंगे। यहाँ स्टेडियम में आए, हमने देखा यहाँ पे कोविड की काफ़ी अच्छी SOPs फॉलोज कर रहे हैं। हाँ, हैंड सैनिटाइज करवा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमें अंदर जाने दे रहे हैं। और अंदर जाके देखा स्टेडियम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा है कि कोविड काफ़ी लंबे देर तक चला, दुनिया भी काफ़ी यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक थी। तो जब विजिटर्स का प्रेशर पड़ा यहाँ पर तो हमने अभी इसको ओपन कर दिया है और
बड़ी खुशी से लोग खुश हैं और वो आ रहे हैं। और बात करते हैं करनाल की, जहां मिसेस इंडिया प्रियंका का स्वागत किया गया। इसके लिए बाकायदा एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया ने भी शिरकत की। प्रियंका एक ऐसा नाम जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया है। प्रियंका 2020 में मिसेज इंडिया चुनी गई हैं। प्रियंका की इस उपलब्धि पर लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। प्रियंका का कहना है कि उन्हें कॉलेज के दिनों से ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की रुचि रही है। उनका बचपन से ही शौक था कि वो इंडिया की क्वीन बने, लेकिन ये सपना शादी के बाद जाकर पूरा हुआ और 29 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में हुई प्रतियोगिता में वे मिसेस इंडिया के खिताब से नवाजी गयी। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस मंच से मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। मैं हमेशा से एक एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ स्कूल और कॉलेज में। खूब कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और वो करते करते आज मुझे नहीं पता था यहाँ पर ही मेरा ऑनर किया जाएगा। मिसेज इंडिया का खिताब जीतने वाली प्रियंका पानीपत के HTPG कॉलेज से 2003 से 2006 तक BA फाइन आर्ट्स की छात्रा रहीं। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री ली, जिसमें वो टॉप पर रहीं। उसमें वो विजेता रहीं। मिसेज इंडिया का क्राउन उनके सिर पर है और प्रियंका जुनेजा अब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो मिसेज वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगी, जिसका यूनाइटेड नेशंस घोषणा करेगा कि किस राष्ट्र में होगी। प्रियंका ने शादी के बाद ये खिताब हासिल किया है, अपना सपना पूरा किया है। बेटी की उस उपलब्धि से माता पिता भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।